नमस्कार, आप देख रहे हैं उत्तराखंड तक और मैं हूं आपके साथ सरिता तिवारी। मौजूदा विधानसभा अध्यक्ष और वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल एक तरफ जहां विधानसभा में हुई अवैध भर्तियों को लेकर, जो बैकडोर से भर्तियों को लेकर लगातार आरोप लग रहे हैं, इससे घिरते नजर आ रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ विपक्ष और भी उन पर लगातार निशाने साध रहा है। अभी हाल ही फिलहाल में भारतीय कांग्रेस कमेटी के सदस्य रहे और ऋषिकेश से पूरे प्रत्याशी रहे जयेंद्र रमोला ने उन पर कुछ आरोप लगाए हैं। आज हमारे साथ खुद जयेंद्र रमोला यहां पर मौजूद हैं, जिनसे हम बातचीत करेंगे कि क्या कुछ आरोप उन्होंने प्रेमचंद अग्रवाल पर लगाए हैं और उन्हीं से हम डिटेल में जानेंगे। बहुत बहुत स्वागत है रमोला जी आपका उत्तराखंड तक में। धन्यवाद श्वेता जी, बहुत बहुत धन्यवाद जी। आपका एक पीसी हम सुन रहे थे रमोला जी, आपने हाल फिलहाल में किया और उसमें आप कई सारे आरोप हैं जो कि प्रेमचंद अग्रवाल पर लगा रहे हैं। तो वो पहला आरोप बताइए जो आप यहाँ पर लगा रहे हैं और किस आधार पर आपने वो सारे आरोप लगाए हैं वो भी बताएं। जैसा कि मैंने पीसी में बताया, पूर्व में लगातार ये बातें चर्चा में थी कि विधानसभा में बैकडोर की भर्तियां हुई। 2021 से प्रक्रिया शुरू होती हुई आई और 2022 30 मार्च को वित्तीय स्वीकृति के साथ इन भर्तियों को हरी झंडी दी गई। और जब विवाद उठा कि मंत्री जी, तत्कालीन विधानसभा अध्यक्ष और अभी मंत्री, उन्होंने अपने भांजे को नौकरी पे लगा दिया, अपने पीआरओ पीए की पत्नी को लगा दिया, पार्षद की माता पत्नी को लगा दिया, प्रधान के भतीजे को लगा दिया, तमाम तरह के इस तरह के ऋषिकेश विधानसभा के अंदर ही बहुत सारे इस तरह के लोगों को नौकरी पे लगाया। और उस समय विवाद हुआ, लेकिन ये बार बार ये कहते थे कि इन्होंने एक बयान दिया मीडिया के सामने कि मैंने किया क्या, पूर्व में ऐसा नहीं हुआ, मैंने नया किया तो क्या किया। हम उस बात से भी सवाल उठाते हैं, अगर पहले वालों ने गलती की है तो आपको गलती करने का लाइसेंस नहीं मिल जाता। बात दूसरी बात, हमने जो पीसी करी, अभी तक ये चर्चा थी कि भर्तियां गलत हुई है, लेकिन मेरा ये कहना है कि खाली केवल भर्तियां सिफारिशी चिट्ठियों पर नहीं हुई है, कहीं ना कहीं आर्थिक लाभ लेने के लिए इन भर्तियों को किया गया है, कहीं ना कहीं इसमें धन का लेन देन हुआ है, हमें पूर्ण अंदेशा है। और ऐसा हम क्यों कह रहे हैं अब, क्योंकि इस तरह की बातें बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि जी पैसा ले लिया, लेकिन हमारा कहने का तात्पर्य सबूतों के साथ भी है, क्योंकि ये भर्तियां 2021 से जिस तरह से चर्चा में थी कि 2021 से ही भर्तियां शुरू हुई और 2022 की 1 जनवरी को हमारे युवा कांग्रेस के एक साथी ने बाकायदा प्रेस के माध्यम से, फेसबुक और सोशल मीडिया के माध्यम से उन लोगों को बाई नेम इंगित करते हुए बधाई दी कि आपको फलाना अधिकारी बनाया जाता है, आपको फलाना अधिकारी बनाया जाता है। 30 मार्च को फाइनल हुई तो उन्होंने पीसी करके भी लिस्ट जारी करी कि भाई ये लोग जल्दी से इन लोगों की भर्ती होने वाली है। और मैं पैसे का लेन देन क्यों कह रहा हूं, मैं पैसे का लेन देन इसलिए कह रहा हूं, मुझे पूरा अंदेशा है कि इसमें पैसे का लेन देन हुआ है। मेरे पास एक लिस्ट है जो मैंने ऑनलाइन आप निकाल सकता है कोई भी, तो मैंने एक डेटा केवल रफ पेपर पे तैयार किया जो मैं आपको पढ़ के सुनाने वाला हूं। इसलिए मैं कह रहा हूं कि क्यों गड़बड़ हुआ है। जो 2017 की बात मैं आपको बाद में बताऊंगा, पहले जो 2021 से लेकर 2022 तक तत्कालीन विधानसभा अध्यक्ष और अभी के मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल जी, जो हमारे ऋषिकेश क्षेत्र के विधायक भी हैं, उन्होंने संपत्ति में एकदम से क्यों इजाफा हुआ, एकदम से क्या इजाफा हुआ, तो एकदम आप समझिए कि 2021 में 1 मार्च को उनकी पत्नी के नाम कोडियाला में एक होटल 3470 वर्ग मीटर का, जो लगभग 2,16,23,000 रुपए का, उसको खरीदा। उसके बाद वर्ष 2022 में 27 मई सीमा द्वार पर जीएमएस रोड पर, और सबसे बड़ी बात है उनके पुत्र ने खरीदा है लगभग 49 लाख 60,000 जिसकी मोटा मोटा 50 लाख के समथिंग, जिसकी जिल्द संख्या 8524 पेज नंबर 261 से 28 तक है। मैं ये जिल्द संख्या पेज नंबर इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आप सोचिए, इसमें खसरा नंबर नहीं है, इसमें संपत्ति संख्या नहीं है, दस्तावेज नंबर है 1493। ये भी मतलब कहीं ना कहीं इसमें खसरा नंबर छुपाया गया, संपत्ति संख्या को छुपाया गया। ये इनके पुत्र के नाम पीयूष अग्रवाल के नाम है, जो पिछले कई वर्षों से बेरोजगार भी चल रहे हैं, इनको चुपचाप से नौकरी लगाता है, फिर हटा देते हैं, फिर लगाते हैं। और उसके बाद फिर 2022 में आप सोचिए, चुनाव के बाद चुनाव निपटता है, कैंडिडेट चुनाव लड़ता है, काफी पैसा खर्च होता है कैंडिडेट का, और खर्च होने के बाद वो एकदम से कैसे उभर के जमीनें खरीदने लगता है, तो ये अपने आप में शंका पैदा करता है, आशंका पैदा करता है।
वर्ष 2022 में ही 23 जुलाई को कोडियाला में ही उसी जगह के आसपास जहां होटल खरीदा था इसमें 840 वर्ग मीटर इनकी पत्नी के नाम, शशि प्रभा जी के नाम, 19,30,000। ये मूल्य तो मैं आपको देखिए, बद्रीनाथ हाईवे पे इस समय जमीनें आसमान के भाव छू रही है, आप समझिए। ये केवल मार्केट रेट बता रहा हूँ, 19,30,000। ये तो एक नंबर का रेट है। हो सकता आप जानते ही हैं कि रजिस्ट्री कितने की होती है, खरीद कितने की होती है। 19,30,000 की ये 23 जुलाई को रजिस्ट्री देवप्रयाग में इनकी पत्नी के नाम हुई, 2022 की बता रहा हूँ। और फिर 2022 6 अगस्त, अभी लेटेस्ट पिछले महीने 6 अगस्त तपोवन में फिर उनके पुत्र ने 150 वर्ग मीटर, और आप सोचेंगे 1,05,60,000 की भूमि को क्रय किया है। ये तो जो मोटा मोटा अभी मेरे पास डेटा है, ये वो डेटा है जो चुनाव के बाद और चुनाव से ठीक पहले लिया गया, खरीदा गया। इसलिए हमको अंदेशा है, इसलिए हमको शक है कि कहीं ना कहीं ये जो लेन देन है, ये जो पैसा, ये जमीन की जो खरीद हुई है, कहीं ना कहीं ये विधानसभा की भर्ती में अर्जित किए हुए धन से तो नहीं लिया गया है। हमें अंदेशा है, हम नहीं कह रहे हैं कि आप, हमें अंदेशा है। ये तो आपका अंदेशा है। आपने बताया उनकी पत्नी के नाम पर भी ये संपत्ति ली गई, उनके पुत्र पीयूष अग्रवाल आपने बताया उनके नाम पर भी ली गई, और ये चुनाव के बाद मतलब कि ऐसे में तो ये होता है कि प्रत्याशी का पैसा इतना खर्च हो जाता है कि उसके पास पैसा नहीं बचता है। ये आपने एक अंदेशा बताया है, लेकिन इसको हम कैसे मान लें कि ये जो चीजें, जो संपत्ति खरीदी है, ये मतलब वो कुछ अवैध पैसे से या इस तरीके से लेन देन करके खरीदी है? कुछ पुख्ता चीजें क्या है आपके पास? श्वेता जी, मैंने अभी इन्होंने जो अभी मैंने भी, सब लोगों ने जो चुनाव लड़ते हैं, एक एफिडेविट, एक शपथ पत्र दाखिल करते हैं चुनाव के नामांकन के समय। इन्होंने शपथ पत्र दाखिल किया जिसमें अपनी और अपनी पत्नी की, बेटे की इन्होंने लिखा है लागू नहीं, लागू नहीं, लागू नहीं। मुझे लगता है बेटा इन पे आश्रित नहीं है, इसलिए उन्होंने उसके बारे में कुछ भी नहीं जिक्र किया। उसने बीते 5 वर्षों की आय बताई है। आप सोचिए, देखिए बीते 5 वर्षों की आय जो प्रेमचंद अग्रवाल जी की 2017 से 18 रही 1,78,490, उनकी पत्नी की रही 4,04,340, और 2018 से 19 1 लाख, प्रेमचंद जी की 1,78,550, उनकी पत्नी की रही 3,11,840। 2019 से 20 में 2,27,290 प्रेमचंद जी की, उनकी पत्नी की रही 3,40,640 रुपए। फिर 2020 और 21 में उनकी रही 1 लाख कम हो गई आय धीरे धीरे, 1,80,630 रुपए। उनकी पत्नी मैक्सिमम 5 लाख से ज्यादा, मैक्सिमम 5 लाख से ज्यादा अभी अब आगे आते हैं। 2022 में एकदम से इन्होंने बम्पर शॉट मारा, और मुझे लगता है पता नहीं कौन सा ऐसा व्यापार किया, सीधा 14,19,400 रुपए की इनकी आय हुई, पत्नी की 6,20,000 की। टोटल आप अगर आप लगाएंगे, इन्होंने 5 साल में 21,84,000, इनकी पत्नी ने 5 साल में 21,72,000 की जो रिटर्न दाखिल करी, वो एक नंबर में। आप दोनों को मिलाएंगे 40 या 42 लाख, 40-42 लाख हो गया, ठीक है, कुल इनकी संपत्ति। 5 सालों में, हाँ 5 सालों में अगर इन्होंने 40-42 लगे तो 1 करोड़ों की संपत्ति कैसे अर्जित की है? मैं नहीं कह रहा हूं कि आप इसे बताइए। 3 दिन से मैंने इसको प्रेस को किया, आज तक उनका कोई जवाब नहीं आया, तो कहीं ना कहीं वो चुप्पी साधे क्यों बैठे हैं? और मेरी तो प्रधानमंत्री जी, उनसे बात करने की हमारे भी सहयोगी लगातार कोशिश कर रहे हैं, पिछले कई दिनों से उनसे बात करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन पता नहीं क्यों मीडिया इग्नोर कर रहे हैं या क्या कुछ वजह है, आई डोंट नो, लेकिन मीडिया से बातचीत थोड़ा कम ही कर रहे हैं इस वक्त, लग रहा है। वरना मैं एक पक्ष को कभी नहीं सुनती हूँ, मैं हमेशा दोनों ही पक्षों को सुना है, और दूसरा पक्ष अगर कुछ कह नहीं रहा है तो ऐसा नहीं कि हम एक पक्ष को ना सुने। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, आपका मैं आभार व्यक्त करता हूँ कि आपने इस बात को कहा। मैंने इससे पहले कभी भी नहीं कहा कि कई दिनों से चल रहा है ये प्रकरण, हमने पुतले भी फूके, हमने प्रदर्शन भी किए, लेकिन आज अगर इस बात को कहता हूं क्योंकि मेरे पास तथ्य आया है। मैं तो ये मांग कर रहा हूं कि ईडी इस पे जांच करे कि ये संपत्ति कहां से अर्जित हुई, अगर इनकी 1 नंबर की है। अच्छा, आपने जो कुल बताया कि इनके पूरे घर बार की जो संपत्ति मिला के फैमिली की 40-42 लाख इन्होंने जो रिटर्न में दी है, जो मतलब कह सकते हो इनकम, ठीक है, जो शपथ पत्र में। लेकिन आपने जो अभी हाल फिलहाल बताया कि इनकी पत्नी और बेटे के नाम से भी जो संपत्ति खरीदी गई है वो करोड़ों में है। वो अभी लेटेस्ट बता रहा हूँ 21 और 22 की, और अभी भी 21 और 22 में करोड़ों में है। हाँ, और अभी लेटेस्ट अभी और भी संपत्तियां हैं जो कि इसमें दर्ज नहीं, कई जगह पे दर्ज। और 21-22 का आपने जो संपत्ति कुछ बताया वो 14 लाख था इनका, आई थिंक, जो अभी लास्ट आपने पढ़ा।
21 और 22 में इन्होंने जो 14 लाख अपनी भरी है, 14,20,400 और पत्नी की 6 लाख 14 20 लाख हजार के आसपास 21-22 में। जो और भी रिटर्न लगी। हाल ही में जो संपत्ति करोड़ों की है, तो 14 हाँ लाख की बताया ना। संपत्ति और फिर करोड़ों की हाँ संपत्ति ले बिल्कुल लेना, ये इतना ज्यादा कौन सा बिजनेस बिल्कुल किया बिल्कुल या बिल्कुल। क्या और किया, देखिए, ये नो डाउट जिस क्वेश्चन दिन मार्क क्रिएट करता है। बिल्कुल जिस दिन मैंने ये प्रेस की घोषणा की, तो मुझे कुछ हम्म अभ्यर्थियों जो कुछ लोग जो नौकरी पर हैं इस समय लगे हुए, उनके माध्यम हम्म से किसी का कॉल भी आया था कि आप प्लीज करके नाम मत लीजिएगा। वो बेचारे बड़े हम्म गरीब हैं, उन्होंने इंस्टॉलमेंट तक बांधी हुई। आप हम्म सोचिए, मतलब ये मुझे कहा गया, क्योंकि मेरे पास कोई प्रूफ नहीं है, लेकिन मुझे फोन पे कहा हम्म गया कि हम्म उन्होंने बेचारों ने इंस्टॉलमेंट तक बांधी। इंस्टॉलमेंट तक के लिए उनके लोग फोन करते हैं कि आपकी इंस्टॉलमेंट रुक गई है, आप दीजिए, अन्यथा नौकरी छूट हम्म जाए। आप इस तरह की स्थिति रही है। और एक चीज सोचिए, मैं इसलिए इस बात को बार हम्म बार कह रहा हूं कि 2017 में जैसे ही ये विधानसभा अध्यक्ष बने, तो उन्हें उपनल हम्म के माध्यम से अपने बेटे पीयूष अग्रवाल को नौकरी लगा दिया। जब विवाद हुआ, हमने पुतला दहन किया, हमने विवाद जब विरोध किया, तो इन्होंने अखबार हम्म में एक बयान दिया, मेरा पुत्र बेरोजगार था इसलिए मैंने उसे नौकरी दे दी। क्या उनका पुत्र ही बेरोजगार है और लोग बेरोजगार नहीं? और देखिए बेरोजगार की संपत्ति देखिए, 2013 में अच्छा, बेरोजगार की उपनल संपत्ति। में मतलब अगर किसी की नौकरी लगवानी है तो ऐसे कोई लगवा सकता है? मतलब मैं थोड़ा प्रोसेस समझना चाह रही हूँ। विधानसभा भर्तियों की बात भी उपनल, चल रही है। जैसे मुकेश देखिए सिंघल देखिए है, उनको उपनल, साल में 3 बार प्रमोट किया गया, अपने बेटे को उन्होंने ऐसे ही लगवा दिया। बिल्कुल रेखा आर्य भी मुकेश उत्तरकाशी सिंघल, के 4 लोगों को मतलब रिकमेंड करके बिल्कुल लगवा देती है। बिल्कुल तो मतलब वो कहती है बिल्कुल कि मीडिया मीडिया जब हम लोगों ने उनसे बातचीत की तो रेखा आर्य ने ये कहा था कि अगर आप भी हमारे पास ऐसा कोई पत्र लेकर आएंगे तो क्या मैं संज्ञान नहीं लूंगी? बिल्कुल लूंगी, ये उन्होंने कहा था। लेकिन कुछ साल पहले नहीं। वो कह देखिए रही थी कि देखिए ये देखिए फर्जी देखिए पत्र है। तो अगर देखिए आज श्वेता मैं जी, उनसे अगर कहूं, मेरा सवाल है कि आज मैं अगर उनसे कहूं कि मेरी सरकारी नौकरी लगवा दीजिए, एक पत्र लिखे, शिक्षित बेरोजगार हूं मैं, पढ़ाई लिखाई डिग्री सब कुछ है, अनुभव भी है, तो क्या लगवा देंगी क्या? ऐसे तो बहुत सारे बेरोजगार आज युवा सड़कों पर हैं, बहुत सारे, सारे अगर पत्र पत्र आप लिख के आपने अगर। आ, जी, आपने उनके पत्र नहीं पढ़ा। आपने पत्र में देखा होगा, उन्होंने एक आदेशित करते हुए लिखा है कि वो होना है, हम्म इनको करवा दी, इनको ज्वाइनिंग दे दीजिए। उसमें उन्होंने लिखा है इनको हम्म ज्वाइनिंग दे दीजिए। अगर मुझे मुझे किसी को पत्र लिखना है, तो मैं एक रिक्वेस्टिंग तौर पे पत्र लिखूंगा कि ये लोग कल हैं, को अगर ये आप पत्र लायक। आज लिख दीजिए, आपकी भी नौकरी लग जाएगी। हाँ, दूसरी चीज आपने विधानसभा भर्ती के अभ्यर्थियों के पत्र देखे आपने? एक छोटे से लेटर पैड पे, जिसपे हम लोग हाँ कई जी, बार हाँ रफ जी, पैड पे यूज करते हैं, इस इतने साइज देखे का देखे लेटर हैं। पैड था, उसमें लिखा थे, मैं हम्म। श्रीमान अध्यक्ष जी, मेरे को, मैं गरीब हूं, मेरे को नौकरी लगा दे, और उस पर संस्तुति दे दी गई है। सोचिए हम्म। कि क्या जनता इसलिए इन जनप्रतिनिधियों को चुनती है कि वो अपने परिवार के बच्चों को, अपने भांजे भतीजों को नौकरी पे लगाएंगे? और मैं ये बताना चाह रहा था आपको कि इन्होंने 2017 में कहा कि मेरा बेटा बेरोजगार है, जबकि उपनल बना है हम्म। केवल और केवल आर्मी से रिटायर्ड लोगों के लिए, उनके परिवार के लिए। इन्होंने अपने बेटे को लगाया, तत्काल उसको हटा भी दिया गया जब बाकी वो विरोध जो हुआ। सालों तक जो सुनिए, किताबों में सर पीटते हैं बेचारे, वो बच्चे जो लोक सेवा आयोग इन सब की परीक्षाएं जो बिल्कुल पास करते हैं, टॉप करते हैं, आप वो समझिए क्या एक टैलेंटेड नहीं बात। है मतलब वो? हाँ, एक बात और श्वेता जी, हम्म प्रेमचंद अग्रवाल जी बड़ी छाती ठोक कर एक बात ये कहते हैं कि पहली बार उत्तराखंड में ऐसा हुआ कि विधानसभा के लिए परीक्षा भर्ती करवाई गई, लेकिन रिजल्ट हाँ क्या जी। रहा उसका? 0। लोगों ने 800-900 रुपए की फीस भरकर 8,000 लोगों ने, अभ्यर्थियों ने भरा, पेपर भरा। हम्म। और ये क्या करते हैं, मुझे लगता है, मेरा एक नहीं नहीं, और समझ बेटा में है, नहीं आया। मुझे लगता अगर है। वो कह रहे हैं कि पहली बार परीक्षा आयोजित कराई, तो फिर ये जो पत्र वाला सिस्टम रहा, ये और साथ वही में वही 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 पदोन्नति मैं भी आपको हुई, ये मैं सब मैं क्या आपको था? बताना चाह रहा हूँ। मैं पदोन्नति वाले महाशय पे भी आऊंगा, मैं आपको बताना। तो हम्म। मुझे लगता है यहाँ एक खेल चल रहा है उत्तराखंड के अंदर। यहाँ एक खेल चल रहा है कि क्या? नियुक्तियां हम्म। निकालते हैं, फिर अपने किसी व्यक्ति को हाईकोर्ट में उन नियुक्तियों के हाँ खिलाफ खड़ा करते हैं, और जो इनके हाँ। वकील लाखों लाख रुपए सालों के सैलरी ले रहे हैं, लाखों लाख रुपए हम्म सालों की सैलरी ले रहे हैं, हम्म वो चुप्पी साधते हैं, और वो वहां पर सीजी मिल जाता है, हम्म ताकि पीछे के हम्म दरवाजे वो 8,000 तो बैठे हैं, जिन्होंने पैसे हम्म पैसे भरे, फीस भरी, हम्म जिन्होंने फॉर्म भरे, मामा बोलते हुए, उस सब हम्म आर्थिक लाभ पहुंचाने का काम किया। हम्म और जो 2013 से ही करोड़ों की संपत्ति, तो ये बेरोजगार बेटा क्या इन्हीं का है, औरों के बेरोजगार बेटे नहीं है? तो हम्म मेरा मेरा ये मैं तो एक मांग कर रहा हूँ,
ये जीरो टॉलरेंस की बात करते हैं, हमारे युवा मुख्यमंत्री हैं, बड़ी बड़ी बात करते हैं, हम ये जांच कर रहे हैं। अभी तक जो लोग इसमें शामिल है, जिनके नाम स्पष्ट रूप से आ रहे हैं, उनको आप कुछ दिनों के लिए बीआरएस पे ही छोड़ दीजिए, बोलेंगे ठीक है तुम कुछ दिनों के लिए, अगर वो साथ निकलते फिर दोबारा ज्वाइन करा दिए, हम भी उनका माला पहना के स्वागत करेंगे। लेकिन मंत्रालय में बिठा के फिर कैसे जांच हो? आप सोचिए, मैंने हाई कोर्ट में इलेक्शन पिटीशन भी दाखिल की है। आप देखेंगे कि उन्होंने उस समय विधानसभा अध्यक्ष की हैसियत से, ये लिस्ट है, ये छोटी सी लिस्ट है, ये छोटी सी लिस्ट है, ये विधानसभा अध्यक्ष की हैसियत से इन्होंने 8 जनवरी को चुनाव आचार संहिता लागू हुई, 14 फरवरी को चुनाव हुआ 2022। और ये जो लिस्ट है, जब ये चेक बांटते उनको रंगे हाथों कुछ लोगों ने वहां पकड़ा, रंगे हाथों, रायवाला, ऋषिकेश विधानसभा के रायवाला प्रतीक नगर में। और जब हमको उस समय कहा यार ऐसी होगा, लेकिन जब हमें लिस्ट मिली तो ये देखिए, कौशल्या देवी प्रतीक नगर, 4,970 रुपए का चेक है, 24/1/2022 चुनाव के आचार संहिता के बीच में। ये है ड्राफ्ट संख्या है 212021। इसी तरह कई हैं, इसी तरह बहुत सारे हैं। ये लगभग 29, मतलब क्या कहना चाह रहे हैं, मतलब ये जो डीडी है, ये मतलब लोगों को दिए गए वहां पे? ये बिल्कुल मेरा, क्योंकि माननीय उच्च न्यायालय में ये मामला चल भी रहा है, और मैंने इसी को लेकर मामला चल रहा है। मैंने पिछले महीने से ही 1-1.5-2 महीने हो गए मुझे, मैंने आरटीआई के माध्यम से ये डिटेल मांगी है इनसे विधानसभा में, लेकिन आदरणीय सिंघल जी ने कोई जवाब देने की भी, वहां के जो भी सूचना के अधिकारी रहेंगे उन्होंने कोई जवाब आज तक इनको नहीं दिया। मैंने दोबारा लगा रहा हूँ, नहीं होगा तो फिर हम आयोग में जाएंगे। लेकिन आप सोचिए कि अंधेर नगरी चौपट राजा की स्थिति है, सैया भय कोतवाल को दर कायदा, मतलब सारी स्थिति इन पे कहावतें हो रही है। आज इन्होंने कोई भी इनसे अगर कुछ, अच्छा एक बात बताइए मुझे, उपनल में मतलब किसी की नौकरी लगनी है, या मतलब तो एक प्रोसेस होता होगा ना कि उसके लिए भी पढ़ाई करनी होती होगी, परीक्षा देनी होती होगी, या ऐसे ही मतलब विधानसभा अध्यक्ष के बेटे हैं तो ऐसे ही लग जाएगी? कौन सी परीक्षा, कोई परीक्षा दी इनके बेटे ने? नहीं, कोई परीक्षा नहीं, अब कोई परीक्षा नहीं दी। अगर ईमानदारी से सुप्रीम कोर्ट के आदरणीय रिटायर्ड जज की निगरानी में सीबीआई जांच करे तो मुझे लगता है इतनी परतें इनके खुलने वाली हैं, इतनी परतें मुझे लगता है जो हाकम सिंह है, ये तो बेचारा छोटा सा मोहरा है, ये तो बहुत बड़े मगरमच्छ है, वेल मछली है, वेल मछली। सारा खजाना इनसे ही खुलने वाला है कि इन्होंने सारी जो स्थितियां बिगाड़ रखी है उत्तराखंड के अंदर, और जो ऋषिकेश धार्मिक नगर है। और मैं आपसे आज आपके माध्यम से एक भविष्यवाणी भी समझ लीजिए, ऋषिकेश गंगा जी का क्षेत्र है, सारी दुनिया का पाप ऋषिकेश में धुलता है, गंगा जी में धुलता है, मतलब गंगा जी में धुलता है, गंगा के क्षेत्र का करा हुआ पाप कहीं नहीं धुलता है। तो ये जो इन्होंने ये यहाँ की आम जनता के साथ छल करने का काम किया है, उत्तराखंड के बेरोजगारों के साथ छल करने का काम किया है, युवाओं के साथ छल करने का काम किया है, इनको यही भुगतना पड़ेगा। ये मेरी भविष्यवाणी है, ये मैं एक आत्मशक्तियों की नहीं कह रहा हूँ, लेकिन ये सच्चाई है कि सब लोगों से कहीं ना कहीं आर्थिक लाभ लेकर इनको विचारों को, और इसमें ये नहीं कह रहा हूँ कि इन्हें कुछ गरीब बेचारे ऐसे थे, उन लोगों को नौकरी पे दिया, नौकरी पे लगाया गया कि जो बेचारे आज तक इंस्टॉलमेंट भर रहे हैं। ये भी खबर है। मैं तो कह रहा हूँ इसकी जांच हो ना, अगर मैं गलत साबित हो, मतलब पैसे देकर नौकरी लगवाई है, मतलब लगी है उनकी, आप ये कह रहे हैं, और बच्चे अभी भी ईएमआई के रूप में पैसे दे रहे हैं। तो ये कोई बच्चे ऐसे हैं जिनको आप जानते हो, प्रत्यक्ष रूप से जानते हो, या जिन्होंने आपसे कहा है वो ऐसे लोगों को जानते हो, तो हम मतलब उनसे बात करना चाहेंगे कि कौन से लोग, हम आकर बात करना चाहेंगे। बिल्कुल मैं देखिए, मैं नाम बाय नेम सबको जानता हूँ जिन लोगों ने वो किया है। लेकिन क्या होता है देखिए, वो बेचारे कुछ गरीब परिवार के हैं, कुछ होता है इतना बड़ा आदमी है, और सबसे बड़ी बात है प्रेमचंद अग्रवाल जैसे व्यक्ति से टक्कर लेना, इसका मतलब वो बदले की भावना रखते हैं हमेशा। मैं तो चुनाव ही लड़ रहा था, चुनाव से पहले ही मेरे पे 6 मुकदमे इन्होंने दायर करवाए। कभी बिजली विभाग, आपने सुना कि बिजली के पोलों पे कोई रंग से कोई नाम लिख के चले जाए, और 2 थानों में एक ही धाराओं में 2 थानों में अलग अलग एसडीओ मेरे पे मुकदमा करते हैं। पहले प्रेमचंद अग्रवाल जी के घर बैठते हैं और शाम को आके मेरे ऊपर मुकदमा करते हैं। वो मुकदमा भी झेल रहा हूँ। मतलब आप ये कह रहे हैं कि जितने भी ऐसे कैंडिडेट रहे हैं जिनकी जॉब लगवाई गई है, पैसे उनसे लिए गए हैं, वो मतलब सामने आके बोलेंगे नहीं, क्योंकि उन्हें डर लग रहा है कि प्रेमचंद अग्रवाल जो है बदले की भावना रखते हैं और ये करेंगे। देखिए, जिस दिन नौकरी जाएगी उस दिन लोग बोलेंगे, मैं आपको बताता हूँ।
जिस दिन नौकरी जाएगी मैं उन लोग बोलेंगे। और मैंने अच्छा, उनसे मान आज लीजिए भी अभी आपसे विधानसभा भर्तियों को लेकर एक जांच समिति बन गई है, 3 इसमें हैं सदस्य जो मैं जान रही हूँ। तो जब जांच होगी और अगर मान लीजिए प्रेमचंद अग्रवाल भी इसी में फंसते हैं, तो जिन जिन की उन्होंने नौकरी लगाई है तो अल्टीमेटली वो भी फंसेंगे। बिल्कुल बिल्कुल है। वो तो देखिए, जब खुद शिकंजा फंसेगा तो वो भी अपने आप बोलेंगे कि ऐसे नौकरी लगी। और मैं उनसे भी कह रहा हूँ आपके चैनल के माध्यम से, वो आए मुझसे बात करें, जिन्होंने जिन्होंने आर्थिक लाभ दिया है वो आए। हम आपका आर्थिक लाभ वापस दिलाने के लिए लड़ाई लड़े। हम आपकी जो आपने आर्थिक उनको दिया होगा, जो भी किया होगा आपने, हम उसके लिए उसके लिए भी लड़ाई लड़े। लेकिन मैं जो कमेटी बनी है आदरणीय ऋतिक खंडूरी जी के नेतृत्व में, ऋतिक खंडूरी जी ने जो बनाई है, उस कमेटी का कोई औचित्य नहीं जब तक प्रेमचंद अग्रवाल पद पर बैठे। एक आदमी मंत्री पद पर रहे, उससे कमेटी कैसे पूछ लेगी, कैसे जांच कर लेगी, मंत्री से कैसे बात कर लेगी? अच्छा, हम पदोन्नति की बात भी कर रहे थे, पदोन्नति की बात भी कर रहे थे। जैसे सचिव, मतलब 3 बार प्रमोट करके वो सचिव बने मुकेश सिंघल, उनको लंबी छुट्टी पर भेज दिया है। वित्त मंत्री अभी भी पद पर हैं। और तो ये जो मतलब प्रमोट करने का ये जो प्रोसेस होता यहाँ है, क्या हो रहा है जी, क्या 3 बार मतलब इतना जल्दी जल्दी कर सकते हैं क्या? नहीं, कभी भी नहीं कर सकते। लेकिन वो बार बार एक ही बात करते हैं, मेरा विशेषाधिकार है। अरे भैया, आर्टिकल तो पढ़िए, सब कुछ देखिए। मिसयूज विशेषाधिकार हुआ है आप उसका। कुर्सी में होते हैं उसके लिए। और हाँ, विशेषाधिकार इसलिए नहीं है कि आप अपने बेटे को नौकरी पे लगाएं, आपका भांजा जो आपका आईटी सेल चलाता है आप उसको नौकरी पे लगाएं, आप अपने जो प्रांत प्रचारक हैं, जो बिजनौर से अपने भतीजों को लाके, अपने ड्राइवर को लाके नौकरी लगाते हैं। मैं तो संघ के उन बड़े पदाधिकारियों से भी कहूंगा कि जो आप संघ की छवि की छवि की वो प्रदेश स्तर के प्रांत उस छवि को खराब करने का काम है। ऐसे लोगों को निकाल भर करे तब तो हम मानेंगे कि आप केवल ईडी और सीबीआई केवल विपक्ष के लिए नहीं है। कम से कम अपने नेताओं पे भी ईडी और सीबीआई की जांच कराइए। अच्छा, ठीक है, ठीक है, आपकी एक पीसी में एक और कुछ मैं सुन रही थी जिसमें आप कुछ ऐसा बता रहे थे कि कोई ऐसी संपत्ति, ऐसी कोई जमीन होती है जो कि मतलब आप नहीं खरीद पाते अगर कोई नॉर्मल इंसान खरीदना चाहे, लेकिन वो इन्होंने खरीद लिया। बिल्कुल बिल्कुल। वो कौन सी मैं जमीन आना थी? चाह रहा था मैं आना चाह रहा था इस मुद्दे पे। एक भूमि है ऋषिकेश में, कई विवादित खस्ते हैं, बहुत वर्षों से विवादित खस्ते हैं। पूरा एक एरिया है विवादित है। तो 279/1 279/1 एक विवादित खस्ता है, ठीक है, जो कि हरिद्वार मार्ग भरत विहार, बहुत बड़ा भूखंड है। उस भूखंड में एक रमेश चंद्र घिल्डियाल जी हैं। हाँ, उनकी माताजी के नाम कभी वो भूखंड होता था, उनकी माताजी की डेथ हुई तो उनको वारिसान, उनको रमेश चंद्र घिल्डियाल को मिला वर्षों पहले। और आज तक जो नगर निगम में संपत्ति है, जो तहसील में है, वो उन्हीं के नाम दर्ज है। लेकिन वहां पे आज आबादी बहुत हो गई, लोगों ने अपने मकान बना लिए। आज तक उनका नाम नगर निगम में दर्ज नहीं हुआ। आज तक उनको उनके किसी के भी मकान बनाने के किसी को भी अनामति प्रमाण पत्र नहीं गया। ये बेचारों ने अपनी मेहनत कमाई से, पैसे से जमीन खरीदी, मकान कैसे करके बनाया, और उसके बाद आज तक उनको अनापत्ति प्रमाण नहीं दिया। इनके बेटे ने 2018 में अपनी माताजी से वारिसान वो जमीन थी, शशि प्रभा अग्रवाल जी, खतौनी में, सब 184 वर्ग में, सिवा इनके लिए भरत विहार का। और उसके कुछ दिनों बाद वो एनओसी के लिए अप्लाई करते हैं कि मुझे भवन निर्माण के लिए अनापत्ति प्रमाण पत्र चाहिए। एसडीएम हमारे थे 2019 में, तत्कालीन जनवरी के फरवरी के आसपास की बात है, प्रेमलाल जी। आप सोचिए, विवादित खतरे में एक मैटर एसडीएम लिखते हैं, कितने गैर जिम्मेदारा न तरीके से लिखते हैं। वो ये लिखते हैं उसमें कि प्रेम अग्रवाल जी की प्रार्थना पत्र के अनुसार तहसीलदार की जांच पर यह पाया गया है कि 279/1 में इनकी जो भूमि है 184 वर्ग मीटर, वो निर्विवाद है, विवाद रहित है। आप सुनिए, विवाद रहित है। इसके लिए इनको अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी किया जाता है, और एक कंडीशनल होता है। अनापत्ति प्रमाण पत्र कंडीशनल ये होता है कि अगर कुछ विवाद पाया जाए तो हम रद्द कर देंगे। ये हर अनापत्ति प्रमाण पत्र में होता है। क्यों? उसके बाद वो ट्राई करते हैं उस अनापत्ति प्रमाण पत्र के माध्यम से नगर निगम में अप्लाई करते हैं। देखिए, हमारे ऋषिकेश में तहसील का यह हाल है, फिर नगर निगम का और उससे बढ़िया हाल है। वो क्या लिखते हैं, वो एक पत्र लिखते हैं आपस में कि एसडीएम महोदय ने लिखा है कि, लेकिन वो एक चीज साफ लिख रहे हैं कि 279/1 विवादित खतरा है, जिसकी संपत्ति रमेश चंद्र घिल्डियाल के नाम दर्ज है। और देखिए, एक प्रकरण और आ जाता है इसमें। इनकी माताजी इनको वारसान देती है, और मिलती किससे? शीतल कोहली का नाम उसमें दिखाया जाता है, जबकि शीतल कोहली कोई पार्टी नहीं हमें अभी तक दिखाई दिया उसमें पूरे पार्टी।
माताजी से वारसांग मिला तो शीतल कोलिकोन आ गई बीच में, और उसके बाद इनका नाम अभिलेखों में दर्ज कर दिया जाता है नगर निगम में। केवल एकमात्र व्यक्ति ऐसे क्या ऋषिकेश की जनता ने इसलिए आपको वोट दिया कि सिर्फ मैं, मेरा बेटा, मेरा भांजा, मेरा भतीजा यही चलेगा और कोई नहीं चलेगा? क्या ऋषिक हम कह रहे सबको दीजिए आप 75, आपने अपने बेटे को दिया, औरों को भी दिलाइए। आप अपने बेटे का, आपने अपने बेटे की जमीन को नामांतरण कराया, आप औरों की भी तो कराइए, तब तो माने आप नेता हैं। लेकिन यहाँ आप सिर्फ पिता हैं, मामा है और कुछ नहीं है, नेता नहीं है आप, नेता जनता के कुछ नहीं सोच रहे। ठीक है, ये सारे आरोप आपने जो यहाँ पर जो मुझे क्लियर तौर पर जो अंडरस्टैंड किया वो ये कि जो आपने बताया कि जो उन्होंने अपने शपथ पत्र में जितनी संपत्ति बताई थी और फिर उसी साल में अचानक से इतनी करोड़ों की संपत्ति उन्होंने ले ली, तो बहुत ही ड्रास्टिकली चेंज आया कि इतनी कम संपत्ति जो बताई थी और फिर मतलब लाखों की संपत्ति बताई थी और महीने में करोड़ों की संपत्ति कैसे एकदम से मतलब एकदम से बूम कर जाती, इंक्रीज कैसे हो गई, ये एक बड़ा सवाल यहाँ पर है जो आपने यहाँ पर बताया। इसको लेकर हम और भी तहकीकात करने की कोशिश करेंगे और फिलहाल जो भी एविडेंस आपने भी यहाँ पर बताया है कि क्या क्या एविडेंस यहाँ पर है। और दूसरा आपने यहाँ पर ये भी कंदेश बताया कि जो विधानसभा में भर्तियां कुछ हुई हैं वो जो है पैसे का लेन देन वहां पर हुआ है, क्योंकि कुछ बच्चे ईएमआई भर रहे हैं, लेकिन उन बच्चों को आप जानते तो हैं लेकिन वो सामने आने को तैयार नहीं है। करेक्ट? बिल्कुल ठीक बिल्कुल है वो सामने और यहाँ क्योंकि बेचारों की नौकरी का भी खतरा बड़ा पड़ा है। ठीक है, और आखिर में एक आपने बताया कि इनके बेटे की जो जॉब लगी उपनल में वो सिर्फ ऐसे ही उन्होंने लगा दी क्योंकि उन्होंने कहा मेरा बेटा बेरोजगार था तो लगा दी, और इसको लेकर कोई परीक्षा उन्होंने उनके बेटे ने नहीं दी थी। तुरंत विरोध होने पर तुरंत हटा दी गया। आप एक चीज और सोचिए, 2021 में इनको मुख्यमंत्री जी का सलाहकार भी बना दिया गया था, मुख्यमंत्री का सलाहकार भी बना दिया गया। जैसे विरोध हुआ रातों रात तो रातों रात फिर हटाया भी गया। क्या सब कुछ ठीक है, मैं और मेरा बेटा है और कोई नहीं है जनता में कार्यकर्ता? मैं तो ये कह रहा हूं कि आपने विधानसभा में अगर भर्ती करनी थी, आपका पन्ना प्रमुख है, आपका बूथ का अध्यक्ष है बेचारा, झंडा लेके खड़ा है, आरएसएस का वो जो रोज सुबह शाखा लेके लोगों के घर जाकर उठाने का काम करता है, अरे उसको तो कम से कम नौकरी पे लगा लेते। हम तो एक बार कहते चलो इन्होंने अपने कार्यकर्ता को नौकरी दी, लेकिन यहाँ तो मैं मेरा भतीजा, मेरा भांजा, मेरा पीआरओ, मेरा पार्षद, आप मतलब ये सिर्फ मैं और मेरा परिवार। जहाँ परिवारवाद की बात मोदी जी करते हैं कि खत्म होनी चाहिए, वहां ये परिवारवाद को बढ़ावा दे रहे हैं। हाँ, पीएम तो ये कहते हैं परिवारवाद नहीं होगा, लेकिन ये तो साफ तौर पर परिवारवाद ही यहाँ पर दिख रहा है। और जिस हिसाब की हम देख रहे थे कि कांग्रेस प्रवक्ता ने एक लिस्ट हमारे एक लाइव डिबेट में जो दिखाई थी, ज्यादा से ज्यादा जो भर्तियां थी वो रिश्तेदार ही थे, करीबी ही थे, और ये कतई आई थिंक पीएम बर्दाश्त नहीं करते हैं। लेकिन इस तरह का जो चीजें सामने आ रही है उत्तराखंड के अंदर विधानसभा भर्तियों को लेकर हो, यूपी में जिस तरह की परीक्षा में धांधली हुई उसमें भी कुछ ऐसा ही हुआ है। तो अब देखते हैं आगे क्या कुछ होता है। आपने यहाँ पर आरोप लगाए हैं, उम्मीद करेंगे कि इसको लेकर प्रेमचंद अग्रवाल अपनी सफाई में क्या कुछ कहना चाहेंगे, जरूर कहें। लगातार हमारे सहयोगी अंकित शर्मा भी वहां पर उनसे बातचीत करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो मीडिया से मुखातिब नहीं हो रहे हैं। इसका रीजन क्या कुछ है समझ नहीं आ रहा है, लेकिन वो नहीं कुछ कह रहे हैं, और इसीलिए एक तरफा आज हमें यहाँ पर जो है आपको सिर्फ सुनना पड़ा, और हम कोशिश कर रहे थे कि उनको भी हम साथ बिठाते, लेकिन वो संभव नहीं हो पाया। खैर, बहुत बहुत शुक्रिया रमोला जी, आपने सारे तथ्यों के साथ यहाँ पर सारी चीजें रखी हैं। अब देखते हैं जी, कहिए। मैं अंत में एक बात और कहना चाहूंगा कि चुनाव से ही पूर्व इन्होंने मेरे पे इतने सारे आरोप और प्रत्यारोप करके मुझसे मुकदमे रखे। आने वाले समय में हो सकता है मुझे ये सब झेलना पड़े, ये मैं आपके चैनल के माध्यम से बता रहा हूँ, क्योंकि वो बदले की भावना, मतलब ये डर आपको है कि आपने ये जो उनके लिए इनके खुलासे किए हैं। मैं डरने वाला अगर मैं डरता तो आपके चैनल पे नहीं आता। मैं तब नहीं डरा और आज भी नहीं डरूंगा, लेकिन मैं आज से भविष्य तब आप पर इन्होंने क्या आरोप लगाए थे, किस तरह के आरोप लगाए? तब इन्होंने मेरे पे बहुत सारे डायरेक्ट आरोप नहीं लगाए। इन्होंने अपने लोगों के सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग करके मेरे पे कभी कोई एक्ट में मुकदमा, कभी कोई एक्ट में मुकदमा करवाने का काम किया, जो तब खत्म हो गए अपने आप ही। तो मतलब उम्मीद है कि ये उनको आप भलीभांति समझते हैं, उनके अगर नेचर को, तो आपको ऐसा लगता है कि वो जो है अब इसके बाद भी कुछ ना कुछ जरूर करेंगे। हाँ, और मैं ठीक है, लेट्स सी क्या करते हैं। देखिए, जो गलत होगा जेल की सलाखों के पीछे होगा, जो सही होगा वो फ्रंट पे होगा। बिल्कुल, तो हम सबके पक्ष को यहाँ पर सुन रहे हैं, बाकी जांच होगी। आपने आरोप यहाँ पर लगाए, सबूत भी पेश किए, देखते हैं इसमें आगे क्या कुछ जांच हो पाती है, और प्रेमचंद अग्रवाल इसकी सफाई में क्या कुछ कहते हैं, क्योंकि एक दिन हो चुका है ऑलमोस्ट ये आपको पीसी किए हुए। और आज के लिए फिलहाल रमोला जी बहुत बहुत शुक्रिया उत्तराखंड तक से बातचीत करने के लिए। धन्यवाद, नमस्कार।